आप नहीं जानती माँ, यहाँ उल्टी गंगा बहने लगी है। ससुर जी जब से रिटायर हुए हैं, मेरे सास ससुर किसी फिल्म के लवर्स की तरह अपने आप को जवान समझने लगे हैं। दिन भर हमारे घर के पास बने गार्डन में झूले पर बैठे रहते हैं। उन्हें अपने पक्षी के बालों का भी ख्याल नहीं रहता। अब इस उम्र में उन्हें ऐसा व्यवहार क्या शोभा देता है। कविता ने अपने ससुराल के समाचार अपनी माँ को बता रही थी। तभी सास अलका उदास मन से रसोई घर में जाती है, क्योंकि बहू की वो कड़वी बातें उन्होंने सुन ली थी। इसलिए सभी बातों को नज़रअंदाज कर सास मसाले वाली चाय बना के पहले एक कप बहू को उसके कमरे में देकर दूसरा कप अपने पति सोमनाथ के लिए लेकर जाती है। बहू ये देखती है और अपना मुंह टेढ़ा कर लेती है। सास ने फिर एक बार उसकी तरफ देखा, क्योंकि ससुर के रिटायर होने के बाद यह उनका रोज का ही नित्य कर्म बन गया था कि वह अब किसी की भी परवाह किए बिना रोज अपनी मर्जी के मुताबिक नए कपड़े पहनकर गार्डन में अपने पति के साथ बैठकर ज़्यादातर समय बिताती थीं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए काम करते हुए बिता दी थी, इसलिए अब वह बची कुची ज़िंदगी दोनों एक साथ समय बिताकर जीना चाहते थे। आनंद निवास बंगले जैसा 2 मंजिला का घर पति पत्नी का ये सपना, और उन्होंने बड़ी मेहनत से इसे पूरा भी किया। और अलका जी ने घर के सामने बड़े प्यार से उस गार्डन को बनाया, जहाँ कई तरह के फूल पौधे और बेल भी उगाई। उनके उगाए चंपा, जसवंती, मोगरा, गुलाब जैसे दर्जनों फूलों की खुशबू से उनका गार्डन हमेशा महकता रहता था। अपने सास ससुर को टॉन्ट मारने का एक भी मौका कविता नहीं छोड़ती थी। वह हमेशा अपना दिमाग उनको उस जगह से हटाने के लिए लगाती, और एक बार तो उसने ऐसा षड्यंत्र भी रचा। अजय, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बड़ी कार लेनी चाहिए? कविता ने अपने पति से कहा। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन कार रखने के लिए जगह कहाँ है हमारे पास? एक ही छोटा सा गैरेज है, जहाँ सिर्फ एक कार के लिए जगह है। अजय ने चिंता वाले स्वर में कहा। कौन कहता है जगह नहीं है? वह गार्डन है ना, जहाँ आजकल 2 लवर्स अपना डेरा जमाए बैठते हैं। कविता ने पति की ओर तिरछी नज़र करते हुए कहा। आजकल तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो? अजय ने अपनी पत्नी को फटकार लगाते हुए कहा। लेकिन सच तो ये था कि उसने भी इस बारे में अपने पिता से बात करने का मन बना लिया था। अगले दिन अजय पिता के पास गया और उनसे बोला, पिताजी, मेरा और आपकी बहू का बड़ा मन है कि एक बड़ी सी कार ली जाए। पर बेटा, हमारे पास पहले से एक गाड़ी है ना, दूसरी गाड़ी लेने के बाद हम उसे रखेंगे कहाँ? सोमनाथ जी ने कहा। पिताजी, इसी गार्डन में एक नया गैरेज बनाने की सोच रहा हूँ। कविता को इस गार्डन की कोई पड़ी नहीं है, और माँ भी अब भला कितने दिनों तक गार्डन का ख्याल रखेगी। इसलिए अच्छा होगा कि सभी पेड़ पौधों को तोड़कर यहाँ एक गैरेज बना लिया जाए। अजय ने अपने विचार बताए। दूर खड़ी अलका जी का यह सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया। सोमनाथ जी अपना गुस्सा दबाते हुए बोले, मुझे तुम्हारी माँ से पूछना पड़ेगा, मुझे थोड़ा वक्त दो। क्या पिताजी, इसमें क्या मम्मी से पूछना? आप दोनों को तो किसी का विचार करते नहीं हो। दिन भर झूले पर बैठे रहते हैं, बिना 4 लोगों के बारे में सोचे। अब कविता घर में है, छोटे बच्चे भी हैं घर में, आने जाने वाले लोग भी तो आपको कैसे देखते हैं। आप किसी का विचार नहीं करते। अजय थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। अंदर से कविता की बड़बड़ भी चालू थी, और सोमनाथ जी कुछ नहीं बोल पाई। उस दिन बेटे और बहू ने बाहर से अच्छा खाना मंगवाया, लेकिन अलका और सोमनाथ जी के गले से निवाला उतरे ना, ऐसा हो गया था। उस पूरी रात दोनों ही जागते रहे, लेकिन सुबह सुबह कुछ विचार आने से सोमनाथ जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। सोमनाथ जी खुद रसोई घर में जाकर चाय बनाकर लाए थे, लेकिन अलका जी इतनी निराश थी कि आज वह बगीचे में किसी भी पेड़ पौधे को पानी तक डालने नहीं गई। पूरा दिन तो बड़ा ही नॉर्मल तरीके से गुजरा।
लेकिन शाम को जब अजय की आंखें फटी की फटी रह गईं थीं, जब उसने घर के आगे घर भाड़े से देना है का बोर्ड पड़ा था, अजय ने सोमनाथ जी से कहा, पापा, माना कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन इसका यह मतलब थोड़ी है कि हम उसे भाड़े पर दे दें। बेटा, मेरे साथ काम करने वाले अगले महीने रिटायर हो रहे हैं शर्मा जी, तो वही हमारे घर में भाड़े से रहेंगे। सोमनाथ जी ने कहा, लेकिन वह कहाँ रहेंगे? अजय ने अपना शंका भरा सवाल पूछा। घर के उस हिस्से में जहाँ तुम रहते हो, सोमनाथ जी ने कड़क आवाज़ करते हुए कहा। पापा, हम कहाँ रहेंगे? नरम पड़ती आवाज़ में अजय ने पूछा। बेटा, मैं मानता हूँ कि तुम्हें इस लायक बनाया है मैंने कि तुम अपने पैरों पर खुद खड़े हो सको, इसलिए तुम्हारे पास 1 महीना है। तुम अपने लिए नया फ्लैट ढूंढ लो या कंपनी के फ्लैट में रहने चले जाओ। वहाँ तुम्हें तुम्हारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा और इस घर में हमें हमारी उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। तुम भी सुखी और हम भी सुखी। सोमनाथ जी ने सब कुछ साफ साफ बताया। पापा, लगता है आप तो नाराज़ हो गए। कल मैंने जो कहा था मेरा यह मतलब नहीं था। अजय ने अपने पापा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी जनरेशन ने हमें एक सबक दिया है कि कैसे प्रैक्टिकल बनकर रहा जाता है। हम बड़े तुम बच्चों को साथ में देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम हमें साथ में देखकर क्यों प्रॉब्लम होती है? यह पेड़ पौधे यह बात के गवाह हैं कि कैसे तुम्हारी माँ ने मेरे लिए, खासकर तुम्हारे लिए जी जान से सेवा की है, अपना समय अपनी जवानी खर्च कर दी है। इसलिए इन सब पर तुमसे और मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी माँ का हक है और इन सब को मैं तुम्हारी माँ से नहीं छीन सकता। सोमनाथ जी ने अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा। दोस्तों, जाने अनजाने में हम ऐसी गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे बड़े बूढ़े हमारे हिसाब से ज़िंदगी जिएं। ऐसा करवाने के लिए हम उन पर अपने विचार थोपने लगते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं उन्होंने हमारे लिए कितना त्याग किया है और अब उन्हें अपने हिसाब की ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है, तब उनका साथ देने के बजाय हम उनके विरोधी बन जाते हैं।